हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी ईपीएफओ के सिलेबस में जैसे कि हमारे पास बहुत ज़्यादा ह्यूज डिमांड आ रही थी कि हम स्ट्रेटेजी पर एक वीडियो बनाएं। जैसे कि आपने थंबनेल में ही देखा होगा कि हमारा थंबनेल ये है कि हम 60 दिन में कैसे यूपीएससी ईपीएफओ का एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं और इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है। इट इज़ पॉसिबल एंड 100% पॉसिबल, क्योंकि ये कोई ऐसा बड़ा एग्जाम नहीं है। हाँ, लेकिन ये 60 दिन का फॉर्मूला सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स पर लागू होता है जिनका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, जिनकी जीएस पर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो और वो पिछले एक दो सालों से कम 1-2 सालों से किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो सबसे पहले हम 60 दिनों में एग्जाम निकालने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एग्जाम का सिलेबस क्या है, कि एग्जाम में पूछा क्या जाएगा। तो सबसे पहले हम एक नजर सिलेबस पर डाल लेते हैं कि यूपीएससी ईपीएफओ ने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो सिलेबस बताया है वो क्या बताया है। उसके बाद हम एक एक टॉपिक को उसके ब्रॉडली देखेंगे कि उस एक एक टॉपिक के अंदर कितने सब टॉपिक हैं। जैसे कि हम सबसे पहले देखते हैं कि यूपीएससी ने जो अपने नोटिफिकेशन ये जितने भी हमने मेंशन कर रखा है, ये आपको सिलेबस हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमारे गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारा उन्नति आईएएस नाम से टेलीग्राम पर चैनल है, वहां से भी इस लेक्चर की पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आते हैं वापस अपने टॉपिक पर। तो हमारे यहाँ इसमें यूपीएससी ने ऑफिशियल सिलेबस में जो एडवर्टीजमेंट जारी किया था, तो उसमें ऑफिशियल सिलेबस जो था उसमें 9 टॉपिक्स का जिक्र किया है और उसने बहुत एक वैग सा सिलेबस दिया है, यानी कि एक आपको क्लियरली डिफाइन नहीं है वो सिलेबस। पहला है उसमें जनरल इंग्लिश, सिर्फ लिखा हुआ है जनरल इंग्लिश टू एवेलुएट कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड वर्कमैन लाइक यूज ऑफ वर्ड्स, यानी कि सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग या समझ, एक कैंडिडेट की समझ को परखना कि उसकी इंग्लिश में कितनी समझ है और वो डेली यूज के वर्ड्स से कितना अवेयर है, यानी कि वो डेली जो सरकारी कार्यवाही में जो अंग्रेजी का यूज होता है उससे वो कितना अवेयर है। दूसरा टॉपिक है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तीसरा है करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंटल इश्यूज। अब आप बहुत से हमने जब आपको मॉक टेस्ट कराए थे उसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चन ऐड किए थे या फिर हमने आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन का कुछ को ऐड किया था, तो बहुत से बच्चों के कमेंट आए थे कि सर ज्योग्राफी नहीं है या ज्योग्राफी सिलेबस में नहीं है, एंशिएंट हिस्ट्री सिलेबस में नहीं है। लेकिन जो आप ये देख रहे हैं ये वर्ड कवर करंट इवेंट्स या एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, ये ना तो सिर्फ करंट अफेयर्स को कवर करता है बल्कि डेवलपमेंटल इश्यूज अगर किसी ऐसे सेक्टर में हो रहे हैं जो आपका कहीं ना कहीं एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड है या आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड है, मान लीजिए किसी अंडमान निकोबार के किसी आइलैंड पर नेवी बेस बन रहा है इंडिया का, तो क्या वो ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से वो आइलैंड उसकी लोकेशन आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम पर ईपीएफओ के एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो, तो आप उसमें ये कहकर तैयारी नहीं करेंगे क्या ये तो ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव में है, ज्योग्राफी के सिलेबस के अंतर्गत आ जाएगा, इसको तो हम नहीं पढ़कर जाएंगे। और वही आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि स्वराज आइलैंड का नाम बदलकर क्या रखा गया था अभी हाल ही में, जैसे 3 आइलैंड्स के नाम, हैवलॉक आइलैंड का नाम बदलकर क्या रखा गया है, सुभाष आइलैंड का नाम बदलकर क्या रखा गया है, या सुभाष आइलैंड को किस आइलैंड के नाम पर रखा गया है। तो ये क्या आपका करंट डेवलपमेंटल इश्यूज के अंतर्गत नहीं आता है। तो डेवलपमेंटल इश्यूज क्या आपके पॉलिटी से रिलेटेड नहीं हो सकते, क्या आपकी एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड नहीं हो सकते। हो सकता है कुछ हम्पी में विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत कुछ खुदाई में कोई नई चीज मिले, कोई हम्पी विजयनगर साम्राज्य के काल का कोई नया पुरातत्व विभाग को कोई ऐसी वस्तु मिले जो कि आपके करंट इवेंट से रिलेटेड कर रही हो और एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेट कर जाए, तो क्या वो आपके डेवलपमेंटल इश्यूज से कनेक्टेड नहीं है, वो ईपीएफओ के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम जब आपको ईपीएफओ में मॉक टेस्ट करा रहे थे तो बहुत से बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे ये कहते हुए कि ज्योग्राफी नहीं है सिलेबस में, एंशिएंट हिस्ट्री नहीं है, तो सब कुछ यूपीएससी सिलेबस में देती नहीं है। इसीलिए उसने साफ साफ लिख रखा होता है अपने नोटिफिकेशन में, चाहे वो ईपीएफओ का हो चाहे वो एक आईएएस का नोटिफिकेशन हो। आप इन दो आईएएस का नोटिफिकेशन, यूपीएससी के जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं उसमें और स्टेट गवर्नमेंट के नोटिफिकेशंस अगर आपने ध्यान से पढ़े होंगे, किसी एक ने स्टूडेंट्स ने भी जो ये लेक्चर सुन रहा है, तो आप ये नोटिस करेंगे कि यूपीएससी साफ लिखती है कि हमें एक अवेयर कैंडिडेट चाहिए। अवेयर का मतलब जानते हैं आप, जहां वो आंखें और दिमाग दोनों खुला रखे, जब वो समाज में बाहर निकले घर से बाहर तो वो अपने आंखें और दिमाग दोनों खुला रखे, उसको अपने आसपास की गतिविधियों पर ऑब्जर्वेशन करने की क्षमता हो कि वो ऑब्जर्व करे चीजों को कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं आसपास, उसके क्या चेंजेस आ रहे हैं, किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस क्या हैं, ज्योग्राफिकल चेंजेस क्या हैं,
क्लाइमेटिकल चेंजेस क्या हैं, ये सारे चेंजेस अवेयर स्टूडेंट ही रखता है, ना कि कोई क्लर्क की तैयारी करने वाला स्टूडेंट। वो क्लरिकल रैंक की तैयारी करने वाला स्टूडेंट, ये अवेयरनेस उसके अंदर नहीं होती है। अगर उन्होंने लिखा है करंट इवेंट्स, तो वो इससे आज की आपकी समझ को भी परखने की कोशिश कर रहे हैं कि करंट इवेंट से आप कितना डेप्थ में जा सकते हैं। डेवलपमेंटल इश्यूज से सिर्फ इतना पढ़कर आप कितनी डेप्थ में जा सकते हैं। डेप्थ मतलब आप करंट में जो भी जगह, जो भी न्यू लोकेशन चर्चा में हो, जहां पर हमारे डिग्निटरी गए हों, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, जिस कंट्री की विजिट पर गए हों, वहां की लोकेशन, वहां की करेंसी, वहां का आपको आसपास की ज्योग्राफिकल कंडीशंस, ये सारी पता होना चाहिए। एक अवेयर स्टूडेंट के नाते भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। इसको आप ये मत सोचिए कि आप ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं, आप ये सोचकर चलिए कि आप यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तभी आप अपने आप को एक कदम आगे रखने की यूपीएफओ के एग्जाम से सोच सकेंगे। तो फिर हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, सामान्य लेखांकन सिद्धांत। अगला इसमें हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज, औद्योगिक संबंध और श्रम कानून। फिर है हमारा सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। फिर हम देखते हैं इसमें जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर अनुप्रयोग का ज्ञान। जनरल मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सामान्य बौद्धिक क्षमता एवं मात्रात्मक ज्ञान। और लास्ट हमारा टॉपिक है 9th टॉपिक, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, भारत में सामाजिक सुरक्षा। अब आ जाते हैं एक एक करके उन टॉपिक्स की डिटेल्स पर कि हमें इन 9 टॉपिक्स के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। तो पहला है हमारा जनरल इंग्लिश, यहां से लमसम 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। 120 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन सिर्फ इसी एक टॉपिक से पूछे जाएंगे, जिसमें फ्रेज रिप्लेसमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस कंप्लीशन या पैरा कंप्लीशन, क्लोज टेस्ट, एरर स्पॉटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, पैरा जंबल्स, फ्रेज या इडियम्स, स्पेलिंग्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। तो ये इसके लिए आप एसपी बख्शी की बुक भी रेफर कर सकते हैं, या एक अरिहंत की आती है सीजीएल की प्रिपरेशन के लिए, एसएससी सीजीएल नाम से, बहुत अच्छी बुक है। आप उससे भी इंग्लिश को कंप्लीट कवर कर सकते हैं, जितना भी ईपीएफओ के पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छी आराम से हो जाएगी। और साथ ही साथ आप एसएससी के प्रीवियस ईयर के अगर पेपर लगा लेंगे इंग्लिश के, तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा, मैं गारंटी देता हूं। इससे बाहर आपको कुछ नहीं, आप 20 में से 20 क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे बहुत इजीली। फिर आता है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, जो कि हम सीरीज कवर कर रहे हैं। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पर हमारी सीरीज चली रही है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम इसको 20 दिन के अंदर कवर कर देंगे, जितने भी बचे हुए लेक्चर हैं। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें कर्नाटक युद्ध, यह हमने पढ़ लिया है। बंगाल, इन्वेजन ऑफ बंगाल, बंगाल पर आक्रमण, मैसूर एंड इट्स कन्फेडरेशन विद ब्रिटिश एक्सपेंशन, इसको भी हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया है। मैसूर और ब्रिटिश विस्तार के साथ उसका टकराव। 3 आंग्ल मराठा युद्ध अब हम अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे। रेगुलेटिंग एंड पिट्स इंडिया एक्ट, अर्ली कंपोजिशन ऑफ ब्रिटिश राज, तो ब्रिटिश राज की प्रारंभिक संरचना, ये हम देखेंगे कि ब्रिटिश राज की प्रारंभिक संरचना कैसी थी। जैसे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हमने देखा है कि वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर से बंगाल का गवर्नर जनरल बना, और बंगाल का गवर्नर जनरल जब बनता है वो, तो मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर जो होते हैं उसके अधीन हो जाते हैं, यानी कि सारी सत्ता की शक्ति का केंद्रीकरण बंगाल के गवर्नर जनरल के अंतर्गत हो जाता है। फिर ब्रिटिश शासन का विरोध कैसे शुरू होता है, अर्ली अपराइजिंग, शुरुआती आंदोलन जो होते हैं, शुरुआती आंदोलन। फिर 1857 का रिवोल्ट, उसका कैरेक्टर, चरित्र कैसा था और इसका क्रम और परिणाम क्या था। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की फर्स्ट स्टेज, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम चरण जो माना जाता है ये। फिर इसमें ग्रोथ ऑफ नेशनल कॉन्सिक्वेंसेस, राष्ट्रीय चेतना का विकास, संघों का निर्माण, जैसे कि आपका 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसी तरह कई सारे दल बने। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इट्स मॉडरेट स्टेज, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उसका उदारवादी चरण, यानी कि जो 1905 तक था, 1905 तक। फिर स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन, इकोनॉमिक नेशनलिज्म, आर्थिक राष्ट्रवाद। फिर इसके बाद होता है द डेवलपमेंट ऑफ एक्सट्रीमिज्म एंड द स्प्लिट ऑफ कांग्रेस, उग्रवाद का विकास और कांग्रेस में विभाजन। द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो की नीति, कांग्रेस लीग, पैक्ट ऑफ 1916, 1916 का कांग्रेस लीग समझौता। ये सारा हम टॉपिक बाय टॉपिक कवर करेंगे अपने स्पेक्ट्रम की सीरीज जो हमारी चल रही है, उसमें हम टॉपिक बाय टॉपिक कवर करेंगे। फिर गांधीयन थॉट्स, गांधीवादी विचारधारा और टेक्निक्स ऑफ मास मोबिलाइजेशन, सामूहिक लामबंदी की तकनीकी, जैसे कि इसमें सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट पढ़ेंगे हम, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत आंदोलन पढ़ेंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन पढ़ेंगे। इसको हम सीक्वेंस में बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में
क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ेंगे ताकि आपको एक कंटिन्यूटी बनी रहे और आपको याद करने में, रिटेन करने में भी आसानी हो। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, नेशनल मूवमेंट, रेवोल्यूशनरीज, राष्ट्रीय आंदोलन, क्रांतिकारी जो जितने थे, जो स्पेशल मेंशन है जिनका, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सुभाष चंद्र बोस, इंडियन नेशनल आर्मी, इसको हम अलग से बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हमारा तीसरा सिलेबस है करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंटल इश्यूज। इसके लिए हम आपसे कमेंट बॉक्स में कुछ आपकी ओपिनियन चाहते हैं। हम सोच रहे हैं कि जनवरी 2021 से लेकर हम करंट अफेयर्स कवर करना शुरू कर दें, आपको मंथली वाइज करंट अफेयर प्रोवाइड कराएं, ताकि आपका और अब तक का जितना भी करंट हो गया है, यानी कि जून चल रही है, जून तक का हम करंट प्रोवाइड कर देंगे। और मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन ये है कि मैं आपको जून 2020 से लेकर पूरा जब तक एग्जाम हो तब तक आपको करंट टिल एग्जाम डेट आपको करंट प्रोवाइड कराया जाए, क्योंकि इससे दो फायदे होंगे। आपका ईपीएफओ का एग्जाम्स की दृष्टि से तो ये करंट कवर होगा ही, साथ ही आईएएस के एग्जाम की दृष्टि से भी करंट आपका कवर हो जाएगा। तो इसमें हम सबसे पहले जनवरी 2021 से स्टार्ट करेंगे और 2021 से स्टार्ट करके इसको मई या जून 21 तक कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम पिछली बैक साइड्स में जाएंगे, यानी कि दिसंबर 2020, फिर उसके बाद नवंबर 2020, इस तरह से हम कवर करेंगे उल्टा चलते हुए, ताकि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो पहले कंप्लीट हो जाए। फिर इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें? करंट इवेंट्स पढ़ना है, करंट अफेयर्स, विकासात्मक डेवलपमेंटल इश्यूज, सरकार द्वारा चलाई जाने वाली सार्वजनिक योजनाएं, जितनी भी स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स चलाई जा रही हैं उनको, और कानून, विकासात्मक मुद्दे और डेवलपमेंटल जितने भी इश्यूज हैं, जैसे कि कानून में क्या आएगा आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर जो बिल आया है, एग्री फार्म लॉज जो आए हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। चौथा आपका टॉपिक है इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, इसको भी हम इसके साथ स्पेक्ट्रम के साथ कवर कर देंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था इकोनॉमी का तो हमारा सेपरेट लेक्चर ऑप्शनल के रूप में हमारा शुरू ही हो जाएगा। मंडे से हम इकोनॉमी ऑप्शनल की क्लासेस शुरू करना है, जिसमें आपकी बेसिक टर्मिनोलॉजी जो अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, ईपीएफओ के एग्जाम से रिलेटेड है, वो कवर हो जाएगी। इसमें भारतीय संविधान, इसका ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, ये अलग से कवर करेंगे। और संघ और राज्य के कार्य और जिम्मेदारियां, संसद और राज्य विधानमंडल, संरचना, कामकाज, व्यवसाय का संचालन, ये सारे इसकी ब्रॉड टॉपिक्स हैं। ये चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से गूगल ड्राइव से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर शासन के महत्वपूर्ण पहलू, पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं, क्षमता, ये सारा हम कवर करेंगे। नागरिक चार्टर, पारदर्शिता, जवाबदेही और संस्थागत और अन्य उपाय, पंचायती राज बहुत इंपॉर्टेंट है, सार्वजनिक नीति, और हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जैसे कि इसमें टॉपिक भी अलग से दिया हुआ है। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आर्थिक समृद्धि में अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र की मूल अवधारणा और परिभाषा, संसाधनों का उपयोग और हस्तांतरण, वितरण प्रभाव, डिस्ट्रीब्यूटिव इफेक्ट्स, मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, समष्टि और सूक्ष्म आर्थिक नीति, माइक्रो मैक्रो बैलेंस, व्यष्टि समष्टि संतुलन। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव इंपैक्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, आर्थिक नीतियों का वितरण प्रभाव, समावेशन परिभाषा, प्रासंगिकता, रेलिवेंस, प्रकार, टाइप्स, वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, और हाल की पहल जो रिसेंट इनिशिएटिव्स इकोनॉमिक सेक्टर में लिए गए हैं, उससे उसकी जितने भी करंट इवेंट्स हैं उस पर हम चर्चा करेंगे, उसको कवर करेंगे। फिस्कल पॉलिसी, और इसके बाद हमारा आता है जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसकी आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। कल हमारा एक कंप्लीट लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 41 तक जितने भी हमने कंप्लीट कराए हैं, 11th और 12th दोनों की बुक हमने चारों बुक्स कंप्लीट कराई हैं। इसका कंप्लीट एक कंबाइंड लेक्चर आपको मिल जाएगा, और यहां से बाहर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये लगभग 22-23 घंटे का लेक्चर होगा, 22 से 23 घंटे का लेक्चर होगा, और इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके अगर 10 क्वेश्चन आते हैं अकाउंट्स के पूछे जाएंगे, तो इसमें से 8 से 9 क्वेश्चंस आप 100% सॉल्व करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। चाहे वो आपके थ्योरी बेस्ड हो या आपके न्यूमेरिकल बेस्ड हो, सारे इससे कवर हो जाएंगे। इसमें लेखांकन के सिद्धांत हमने ब्रॉडली कवर किया है, एनालाइजिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इसको भी कवर किया है, एडजस्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंप्लीशन ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल्स, लेखांकन चक्रों का पूरा करना, सब्सिडरी लेजर्स, सहायक बहियां और स्पेशल जर्नल्स, विशेष रोजनामचा, इसको भी हमने डिटेल में कवर किया है। इसको आपको पढ़ने ज्यादा हमारा सिर्फ लेक्चर देख लीजिए वो काफी है। इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज, इसको भी हमने सबसे पहले इसी को खत्म किया था। इसको आप पढ़ लेंगे तो इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, सिर्फ एक न्यू लेबर कोड पॉलिसी जो हमने शुरू में कवर भी की थी, लेकिन इसको हम लास्ट में जब एग्जाम से कुछ दिन पहले 10 से 20 दिन पहले हम एक बार न्यू लेबर कोड पॉलिसी जो 2020 में आई है उस पर हम सेपरेट लेक्चर बनाएंगे, ताकि आप को याद रखने में आसानी रहे, और एग्जाम से ज्यादा पहले आपको, क्योंकि भूल जाते हैं आप, रिवीजन करते नहीं है, तो इसलिए हम इसको एग्जाम से कुछ दिन पहले ही बनाएंगे। तो इसको भी आप हमारे लेक्चर रेफर कर सकते हैं। इसके बाद आता है जनरल साइंस एंड कंप्यूटर ऑफ एप्लीकेशन, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर का अनुप्रयोग। तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और जिसमें आपकी फिजिक्स से और
बायोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे जनरल साइंस में। इसके बाद कंप्यूटर का जो है हम आपको एक सेपरेट 3 या 4 लेक्चर या 5 मैक्सिमम 5 लेक्चर्स में हम आपको कंप्यूटर के लेक्चर प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आपको आसानी रहेगी याद रखने में। कंप्यूटर संगठन, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस प्रबंधन, आपको बिल्कुल बेसिक्स कंप्यूटर के पता होना चाहिए, डेटा संरचना, डेटा संचार, कंप्यूटर नेटवर्क, ये सारा हम आपको कवर करा देंगे। फिर आता है इसमें आपका जनरल मेंटल एबिलिटी। इसके लिए हम आपको नेक्स्ट मंथ से ईपीएफओ के फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जिसमें आपको 120 क्वेश्चन रहेंगे। इसके माध्यम से हम आपको जनरल मेंटल एबिलिटी, सामान्य बौद्धिक क्षमता और मात्रात्मक ज्ञान, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10 से 20 क्वेश्चन इससे आते हैं। यानी कि 120 क्वेश्चंस में 20 क्वेश्चन का वेटेज तो इंग्लिश का है और 10 से 20 क्वेश्चंस वेटेज मैथ और रीजनिंग का है। तो इसलिए इस एग्जाम्स को माना जाता है कि ये ज्यादातर एसएससी और बैंकिंग के स्टूडेंट्स के फेवर में चला जाता है। और स्पेशली अगर इन दोनों में से वो स्टूडेंट हो तैयारी करने वाले जिनका कोर सब्जेक्ट अकाउंटिंग हो, तो ये पूरी तरह लगभग टिल्टेड होता है। ये ईपीएफओ का एग्जाम ऐसे स्टूडेंट्स की तरफ टिल्टेड होता है जिनका बेसिक जो बैकग्राउंड है वो अकाउंट्स का है और साथ ही वो एसएससी और बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको बहुत अच्छा वेटेज मिल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जीएस का जो पोर्शन है वो भी अपने आप में बहुत मायने रखता है। लगभग 40 के आसपास क्वेश्चन आएंगे जीएस से ही, आपके स्टेटिक जीके से। तो जो यूपीएससी या स्टेट सर्विस की तैयारी करते हैं उनको सबसे बड़ा वेटेज इन 40 क्वेश्चंस पर होता है। इसलिए यूपीएससी ने बहुत अच्छी तरह से इस सिलेबस को बैलेंस कर रखा है। तो ये जो 2 पोर्शन है हम आपको मॉक टेस्ट के माध्यम से कवर करा देंगे, ताकि आपकी एक रिवीजन भी हो जाए और साथ ही आपकी प्रैक्टिस इसमें अच्छी हो जाए। इसके बाद सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, भारत में सामाजिक सुरक्षा, इसके भी हमने आपको डिटेल लेक्चर प्रोवाइड किए हैं। लेकिन जितनी भी अब 2020 जून 2020 के बाद से जितनी भी स्कीम्स आई हैं और अब तक जितनी भी स्कीम्स आई हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सोशल सेक्टर में इंपॉर्टेंट है, आयुष्मान भारत हो, चाहे किसान हो, चाहे कुसुम योजना हो, जितनी भी स्कीम्स है, प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा बीमा योजना हो, जो भी स्कीम्स आई हैं उसको हम ब्रॉडली जो रह गई हैं, पहले ज्यादातर तो हमने कवर कर ही ली हैं अपने सोशल सिक्योरिटी के लेक्चर में, और जो बची हुई हैं उसको भी हम कवर कर लेंगे। और बाकी इसकी डेफिनेशंस भी एक बार देख लेंगे कि सोशल सिक्योरिटी क्या है, इसके सामाजिक सुरक्षा का इतिहास क्या है और भारत में सामाजिक सुरक्षा की क्या क्या दशाएं हैं, तो इसको हम ब्रॉडली कवर करेंगे। फिर लास्ट टॉपिक हमारा सोशल सिक्योरिटी लॉज इन इंडिया, ये हमने पूरा डिटेल में कवर कर लिया है। इसके लिए आपको हमारे सिर्फ लेक्चर रेफर करने हैं। ये सारे एक्ट, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, इसको हमने डिटेल कवर किया है पूरा। इन सारे एक्ट्स पर हमारा एक सिंगल लेक्चर है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952, इसको हमने डिटेल सिंगल लेक्चर में कवर किया है। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, कामगार मुआवजा अधिनियम 1923, इसको हमने सिंगल लेक्चर में कवर किया है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, इसको हमने सिंगल लेक्चर में कवर किया है। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, उपदान भुगतान अधिनियम 1972, इसको हमने सिंगल लेक्चर में कवर किया है। सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया डिफरेंट फ्रॉम डेवलप्ड नेशंस प्रोविडेंट फंड, भारत में सामाजिक सुरक्षा विकसित राष्ट्रों से अलग है। भविष्य निधि, तो भविष्य निधि को भी हमने सिंगल लेक्चर में कवर किया है। तो अब हम एक बार फिर से देखते हैं कि हमने क्या क्या कवर कर लिया है नो टॉपिक्स में। इसमें हमने आपको बताया कि आपको एसपी बख्शी पढ़ लीजिए, बाकी हम आपको मॉक टेस्ट जब कराएंगे तो आपका एक प्रैक्टिस हो जाएगी। हम आपको 10 से 15 मॉक टेस्ट फिर से कराएंगे और फुल लेंथ मॉक टेस्ट कराएंगे 120 क्वेश्चंस के। फिर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इसका हमारे कंप्लीट लेक्चर चल रहे हैं, इसको हम 15 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट कर देंगे। फिर है करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, इसमें हम जनवरी 2021 से लेकर अब तक की जितने भी करंट इवेंट्स हुए हैं और जितने भी करंट इश्यूज हैं उस पर हम डिस्कशन करेंगे। उसके हम सेपरेट लेक्चर लाएंगे मंथ वाइज, जनवरी से स्टार्ट करते हुए जब एग्जाम तक के सारे, और बल्कि उससे पहले के भी फिर जून 2020 तक का हम करंट कवर करेंगे। और ये नेक्स्ट मंथ से हम स्टार्ट करेंगे। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, इसको भी हम नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करेंगे, लेकिन इकोनॉमी का हमारे लेक्चर मंडे से स्टार्ट हो जाएंगे, जो ऑप्शनल की दृष्टि से ही हम बनाएंगे। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इसका आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने इसको पूरा कंप्लीट करा दिया है। और इसका एक सिंगल कंप्लीट वीडियो जिसमें पूरे 1 से लेकर 41 लेक्चर हैं, वो आपको कल संडे में मिल जाएगा। तो इसकी आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये 8 से 10 क्वेश्चन आपके कंफर्म पक्के हैं। फिर इसके बाद आता है आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज, यहां से भी जितने भी 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे वो भी आपके कंफर्म पक्के हैं। यहां से हमने सब कुछ कंप्लीट कर दिया है इसमें भी। अब आता है जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। कंप्यूटर एप्लीकेशंस पे हम आपको 4 या 5 लेक्चर्स में इस सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे, और जनरल साइंस का भी हम अगर टाइम मिलेगा तो नेक्स्ट मंथ ही आपको प्रोवाइड करेंगे। अब जनरल मेंटल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसको हम जैसे कि हमने आपको बताया नेक्स्ट मंथ से जो हम ईपीएफओ के मॉक टेस्ट कराएंगे आपको फुल लेंथ, इसमें हम आपको प्रैक्टिस करा देंगे। सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, इसमें इसके भी हमने लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, और जो करंट सोशल स्कीम्स हैं, करंट स्कीम्स, उनको हम आने वाले अगले नेक्स्ट मंथ से कंप्लीट कर लेंगे। तो अब इसमें आपको कवर कैसे करना है 60 दिन में।
तो 60 दिन में आपको लगभग 10 दिन सिर्फ इसी टॉपिक को देने हैं। जनरल इंग्लिश को आपको ब्रॉडली कवर करना है एसपी बख्शी से, क्योंकि हम इसको नेक्स्ट मंथ से शुरू करेंगे, तो आप इन 10 दिन में इसको कंप्लीट आराम से कर सकते हैं। इसमें आपको एसपी बख्शी पढ़नी है और एसएससी के आपको प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने हैं। एसपी बख्शी के साथ साथ एसएससी के सीजीएल के प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने हैं, और साथ ही अगर टाइम मिले तो आपको बैंकिंग के भी पेपर सॉल्व करने हैं। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इससे 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। इसको भी आपको हमारे लेक्चर को जो हमारे लेक्चर कवर हो जाएंगे, वैसे तो आप स्पेक्ट्रम पढ़ ही रहे होंगे आई होप, बल्कि अगर आप स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ रहे हैं तो आप हमारे लेक्चर को रिवाइज कर लीजिए, और जितने भी हम लेक्चर बनाएंगे 10 से 15 दिन में इसको कंप्लीट करा देंगे। उससे बाहर आपको गारंटेड कुछ नहीं मिलेगा आएगा एग्जाम्स में। करंट इवेंट्स इसको हम नेक्स्ट मंथ से कंप्लीट करेंगे, जब तक आप अपनी तरफ से इसको कर सकते हैं। इंडियन पॉलिटी को भी आप 3 से 4 दिन में कवर कर सकते हैं पूरा। करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंटल इश्यूज को आप 6 से 7 दिन में, यानी कि 1 वीक में इसको भी कवर कर सकते हैं। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इसको आप सिर्फ 2 दिन में हमारे लेक्चर्स खाली रिवीजन कर लीजिए, उससे कवर हो जाएगा। बाकी आपको सिंगल वीडियो, जैसे कि मैंने आपको बताया, कल संडे में मिल जाएगी। इसको भी आप 1 से 2 दिन में कवर कर सकते हैं। जनरल साइंस बहुत छोटा सिलेबस है, इसको भी 2 से 3 दिन में आपको कवर कर सकते हैं, और 1 दिन कंप्यूटर एप्लीकेशंस को आप कवर कर सकते हैं। जनरल मेंटल एबिलिटी, ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए आपको सबसे अच्छा मेरी ओपिनियन ये है कि आप यूपीएससी के जो आईएएस के सी सेट के जो पेपर होते हैं आप उसको लगा लीजिए। वो बहुत इजी लेवल होता है, और उसी लेवल के ही आपसे इसमें मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे ज्यादा लेवल यूपीएससी का रीजनिंग के और मैथ का लेवल बहुत लो होता है। और मैथ में आप स्पेशली मेंसुरेशन को पढ़िए। मेंसुरेशन के फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, क्योंकि मेंसुरेशन से यूपीएससी बहुत क्वेश्चन पूछती है। फिर है सोशल सिक्योरिटी, इसको आप 2 दिन में कवर कर सकते हैं। तो आप टोटल 60 दिन में इसको 2 या 3 बार रिवाइज कर सकते हैं। जिसमें सबसे ज्यादा आपको जो टाइम देना पड़ेगा वो लगभग 10 दिन इंग्लिश को ही देना पड़ेगा, क्योंकि इससे 20 क्वेश्चन आने हैं, और 10 क्वेश्चन लगभग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, सबसे ज्यादा वेटेज इन 2 पार्ट्स का। और तीसरा जो पार्ट होगा जो स्टैटिक में है वो आपका है जनरल मेंटल एबिलिटी और सामान्य बौद्धिक क्षमता। यहां से भी 10 से 20 क्वेश्चन पूरे पूछे जाने की संभावना है। फिर लगभग 40 क्वेश्चन आपके जीएस से स्टैटिक पार्ट से आते हैं, और बाकी 10 से 15 क्वेश्चन आपके करंट पार्ट पोर्शन से पूछे जाएंगे, जिसमें स्टैटिक पार्ट में आपका जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है इसका बहुत बड़ा वेटेज रहेगा, और साथ ही इंडियन पॉलिटी में आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आप और फंडामेंटल राइट्स, इसको बहुत अच्छे से पढ़कर जाइए, इसका बहुत बड़ा वेटेज रहेगा। तो इस तरह आपको अपना पूरा सिलेबस कवर करना है। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको कुछ भी हमसे कोई इसको लेकर कुछ कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।